नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जहां पर हम एक नए मुद्दे के साथ आपको आज निवेश की भाषा समझाएंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। तो 2022 में चुनिए सबसे बेहतरीन टैक्स बचत विकल्प, कमाई भी और टैक्स छूट भी। मनी मंत्रा पर आज आपका टैक्स प्लानिंग इन्वेस्टमेंट, साथ ही आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड धारकों को नए साल में बढ़े हुए चार्ज का झटका। जानिए कहां और कितने बड़े हैं चार्ज। झटका, जानिए कहां और कितने बड़े हैं चार्ज। एक जनवरी 2022 से बदल गए हैं बैंक लॉकर के नियम। जाने कैसे आप पर होगा असर, आज मनी मंत्रा पर। और आपके सवाल निवेश, इंश्योरेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 पर। आप चाहे तो सवाल हमें रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और मिलवाते हैं आपको हमारे आज के मेहमानों से। मनी स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या, वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत उस्तिकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है मनी मंत्रा पर। शुरुआत करते हैं कुछ खबरों के साथ जो कि इस नए साल में लोगों की जेब पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे पहला जो खबर के लिहाज से जरूरी अपडेट है लोगों के लिए वो ये है कि बैंक लॉकर के जो नियम है उनमें बदलाव आया है और अब ज्यादा पारदर्शिता होगी और कड़े निर्देश यहां पर बैंकों को दिए गए हैं उनके लॉकर के लिहाज से। अर्नब जी, अगर मैं एक बैंक लॉकर ग्राहक हूं तो मेरे लिए ये खबर कितने मायने की है? अगर आप एक बैंक लॉकर धारक है तो ये जो नए बदलाव आए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई बातों को एड्रेस किया गया है जिसको लेकर आज की तारीख तक काफी सारे इश्यूज होते थे लोगों को अपने बैंक के साथ। तो ये क्या है कि लॉकर की सिक्योरिटी के लिए कौन जवाबदार है, कौन क्या कंपेंसेशन मिल सकता है लॉकर धारक को, और उसके ऑपरेशन में जो सिक्योरिटी की बातें आती है वो सभी को लेके अब जो नए नियम आए हैं वो एड्रेस किए गए हैं। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज भी है और वो ये है कि हर एक लॉकर धारक को 1 जनवरी 2022 और 1 जनवरी 2023 के बीच अगर ये नए नियम उनको लागू पड़ने हैं तो सभी को एक नया लॉकर एग्रीमेंट साइन करना होगा अपने बैंक के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, क्योंकि इसको लेकर हर एक लॉकर धारक को जो नए फॉर्म आते हैं उस पे जो स्टैंप आता है वो लगाकर, यानी कि फ्रैंकिंग करा के, और फिर नई एग्रीमेंट उनको साइन करनी पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक लॉकर धारक को ध्यान में रखनी होगी। हेमंत जी, मुझे ये बताएं कि अब जो बैंकों की जिम्मेदारी होगी वो लगभग 100 गुना होगी। तो जिस तरह से समझाया अर्नब जी ने कि आपको एक नया अग्रीमेंट साइन करना होगा, तो इस एग्रीमेंट के तहत क्या क्या बुनियादी बदलाव हैं या एक ग्राहक के लिहाज से, एक धारक के लिहाज से और किस तरह की सुरक्षा आपको अब दी जा रही है नए नियमों के मुताबिक? देखिए कविता, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो नए नियम है ये अगर आपका लॉकर है ऑलरेडी लिया है अपने बैंक से तो भी आपके लिए अच्छा है, और अगर आप लेना चाहते हैं तो जैसा आपने शुरुआत में कहा कि काफी ट्रांसपेरेंसी आएगी तो उनके लिए भी अच्छा है। तो अगर हम बात करें, पहले क्या होता था कि बैंकों की कुछ जिम्मेदारी नहीं थी, आरबीआई ने क्लैरिफाई किया था कि बैंकों की जिम्मेदारी होगी और वो जो कंपनसेशन जो देंगे वो कुछ चीजें उन्होंने कहा था कहां पे होगी। जैसे अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड होता है या आग लगती है वहां पे या चोरी होती है, तो ऐसे जो इंस्टेंसेस हैं वहां पे जो बैंक की जो कंपनसेशन की जो जिम्मेदारी है वो आपका जो लॉकर रेंट है एनुअल उसके 100 टाइम्स होगी। तो मान लीजिए अगर आप 5,000 रुपीज लॉकर का रेंट दे रहे हो तो बैंक आपको कंपनसेट करेगा 5 लाख रुपए तक, बट उसके लिए
जाहिर सी बात है कि आपको वो डॉक्यूमेंट ठीक से रखने होंगे, आपको ये प्रूव करना होगा, क्योंकि बैंक रखने के टाइम अगर उनको नहीं पता है कि आपने क्या रखा है तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि अगर कुछ नेचुरल क्लैमिटी होती है, बाढ़ वगैरह आती है या कुछ और होता है, लाइटनिंग वगैरह से अगर कोई नुकसान होता है, उसमें बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये समझने की जरूरी है कि अगर, और दूसरी बात यह कि अगर आप एज ए कस्टमर आपकी अगर वहां पे कहीं नेग्लिजेंस प्रूव होती है तो उस केस में आपको ये कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो एग्रीमेंट की हम बात कर रहे थे, सब एक और चीज है कि जो बैंक जो है वो चाहे तो अगर 3 साल का जो रेंटल जो है 3 साल का जो लॉकर रेंटल है उसके बराबर की वो एफडी आपसे ले सकते हैं। बट ये भी कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिनके पास लॉकर है, जो रेगुलरली रेंट पे कर रहे हैं, उनसे ये ना लिया जाए। तो ये एक चीज है। उसके अलावा ऑपरेशनल जो हम बात कर रहे हैं उसमें ये होगा कि जैसे आपके क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन होती है या आपके बैंक से कोई ट्रांजैक्शन होती है, वैसे ही अगर आपके लॉकर में आज जिस दिन आप ऑपरेट करते हो तो आपको एसएमएस और ईमेल आएगा कि आपने आज लॉकर को ऑपरेट किया है। वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ताकि अगर कोई डिस्प्यूट हो बाद में बताया जा सकता है कि आपने उसको ऑपरेट किया था कि नहीं किया था। तो मुझे लगता है ऑपरेशनली भी काफी अच्छा होगा। और कहीं जो डर था हमारे मन में एज ए कस्टमर के भी हम बैंक के पास किस लिए रखते हैं, हमें लगता है कि वहां पे सेफ है, लेकिन अगर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो फिर हमेशा ये एक एप्रीहेंशन रहा करती थी, वो काफी हद तक निकल गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसा मैंने कहा कि अगर आप ऐसे ग्राहक हैं जिनको लॉकर नहीं मिल रहा है, तो होता क्या है, ये ब्रांच लेवल पे हैंडल होता था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि लॉकर है कि नहीं है, या किस कस्टमर को दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको इंसिस्ट किया जाता है कि आप एक एफडी खोलिए। तो अभी एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनेगी जहां पे बैंकों की जो ब्रांचेस हैं उनकी लॉकर की क्या सिचुएशन है वो आपको देखने को मिलेगी। और जो अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर आपके को नहीं मिल रहा है तो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपको पता चलेगा कि आपकी एप्लीकेशन का क्या हुआ, कब तक आपको मिलने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है ये नए नियम जो है काफी अच्छा है। जी, लेकिन इसके अलावा अर्नब जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि लॉकर्स तो आपको फ्री में मिलते नहीं है, लेकिन अब जब क्योंकि ये रिवाइज हो रहे हैं एग्रीमेंट्स और नई तरह के नियम यहाँ पे लागू किए जा रहे हैं जो कि आपके हित में ही है, आपकी बेहतर सुरक्षा के लिए ही है, तो क्या मेरे लिए अब लॉकर खरीदना, अगर मैं एक नया ग्राहक हूं या मैं अब लेना चाहती हूं अपने बैंक में लॉकर, तो वे नए एग्रीमेंट्स के तहत क्योंकि ज्यादा बेहतर सुरक्षा मुझे मिल रही है, तो क्या मुझे ज्यादा चार्जेस भी देने होंगे डिपॉजिट के लिहाज से या मेरे मंथली रेंटल के लिहाज से? सरकारी और निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं क्या अलग अलग चार्ज करेंगे, ऐसा कुछ है? हर एक बैंक के पास ऑलरेडी जिसके पास लॉकर सिस्टम है, क्योंकि ये क्या होता है कि हर एक ब्रांच के पास लॉकर्स नहीं होते, सिर्फ वही फिजिकल ब्रांच जहां पर जो क्षमता है और इस प्रकार की जगह है वहीं पे लॉकर्स मिलते हैं। तो इसीलिए वो सभी ब्रांचेस जहां पर ऑलरेडी लॉकर सिस्टम है तो वो ऑलरेडी एक लॉकर रेंट चार्ज कर ही रहे हैं। अब ये जो नई गाइडलाइंस आई है वो मोर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइंस है, क्योंकि देखिए कि आपको ईमेल और एसएमएस के द्वारा जब आपका लॉकर ऑपरेट हो तो उसकी जानकारी देना, या सीसीटीवी कवरेज रखना लॉकर एरिया का ताकि सिक्योरिटी बढ़े, ये सब जो चीजें हैं वो एक सिंपल ऑपरेशनल गाइडलाइंस है। तो ऐसा नहीं है कि इसको लेके बैंक्स अपने लॉकर के चार्जेस रिवाइज करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि बैंक रेगुलरली अपने लॉकर के चार्जेस रिवाइज तो करते ही है। तो और ये आप भी देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लोकेशन, वो सबको ध्यान में रखते हुए ये रेंट जो लॉकर का है वो फिक्स किया जाता है। दूसरी बात ये भी है कि लॉकर का रेंट लॉकर के साइज के ऊपर भी निर्धारित होता है। तो हर एक ब्रांच जहां पर लॉकर हो वो आपको 3 या 4 साइज में लॉकर देंगे। तो आप कितना जगह या कितना बड़ा या कितना छोटा लॉकर ले रहे हो उस पर भी आधारित रहता है कि आप कितना रेंट दोगे। और जब आई बात फिक्स डिपॉजिट की जो आपके लॉकर के सामने लिया जाता है, तो ऑलरेडी कई ब्रांचेस और कई बैंक्स ऑलरेडी इस प्रकार की सिस्टम ऑपरेशनल करते ही है। तो ऐसा नहीं है कि जो नया लॉकर धारक होगा उस पर कोई बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कि जो नॉर्मल एफडी की अमाउंट रहती है जो इस प्रकार के लॉकर के सामने ली जाती है वो नॉर्मली 3 साल के लॉकर रेंट की
हिसाब से होती है। तो मान लीजिए 2500 का आपका रेंट है, तो ये 7500 की डिपॉजिट लेंगे। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो बहुत बड़ा बर्डन नहीं डालता कोई लॉकर होल्डर पे, लेकिन ओवरऑल अगर आप उसको पूरी तरह से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली डिमार्केट किया गया है कि आपकी जवाबदारी के हिसाब से अगर आपको लॉस हुआ तो बैंक जिम्मेदार नहीं है, और कब बैंक जिम्मेदार है और कब नहीं है, और कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, ये सभी चीजें जब क्लियर हो गई है तो नए लॉकर धारक और एग्जिस्टिंग लॉकर धारक दोनों के लिए एक अच्छी ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों के लिहाज से एक और बड़ी खबर जो कि आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों को समझनी चाहिए, वो ये है कि अब क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहां पर कुछ चार्जेस हैं जो बढ़ा दिए गए हैं। तमाम जरूरी सेवाएं जो होती क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई, उनको लेकर यहां पर चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, चाहे वो कैश एडवांस हो, यानी अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल रहे हो, जो कि हम अमूमन कहते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका जो ऑटो डेबिट है वो रिटर्न हो रहा है तो उसकी फीस में इजाफा कर दिया गया है। ये तमाम तरह के लेट पेमेंट को लेकर भी अब चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। हेमंत जी, इस बढ़ोतरी को हमें कैसे देखना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं आपकी जेब पर असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन साथ ही बेहतर क्रेडिट कार्ड बिहेवियर मेंटेन करने में, डिसिप्लिन मेंटेन करने में इस तरह के जो बढ़े हुए चार्जेस है शायद आपकी सहायता भी करें। कैसे देखते हैं आप इस खबर को दोनों ही पहलू से? कहता हूं आतिक, जो भी डिसीजन हुए हैं, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस जो बढ़े हैं या जो भी चार्जेस बढ़े हैं, उसके दोनों पहलू हैं। क्लियरली अगर आप देखें कि पहले जो अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो जो ट्रांजैक्शन चार्ज थे वो पहले भी 2.5% था, अभी भी 2.5% है, और जो मिनिमम जो पहले था वो 300 रुपए अभी बढ़ा के उन्होंने उसको 500 कर दिया। तो कुछ ऑब्वियसली जो मिनिमम चार्जेस हैं वो बढ़े हैं वहां पे, बाकी चार्जेस तो वही हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते हैं तो आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। आपको तभी निकालना चाहिए जबकि बहुत ही जरूरी हो। छोटा अमाउंट अगर आप निकालते हैं, जैसे अगर हम इसी को हम एग्जांपल लें कि मिनिमम 500 रुपीज आपको पे करना, और आपने अगर कैश विड्रॉल किया 5000 रुपीज, तो आपने 10% जो पैसा निकाला उसका 10% आपने एक ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में दिया। और इसके साथ ये मत भूलिए कि जिस दिन से आप पैसा निकालते हैं उस दिन से आप करीब एनुअलाइज 40% उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जेस तो बढ़े हैं, बात सही है कि आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी अलर्ट आने की जरूरत है कि इसको कभी भी आप इजी कैश समझ के कभी पैसा मत निकालिए। और दूसरी चीज ये कहा है कि अगर आपका चेक रिटर्न होता है तो उसके ऊपर जो जितना भी आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू है उसका 2% आपको होगा। यहाँ पे भी मिनिमम जो है वो 500 रुपीज है। अगेन डिपेंडिंग अगर आपका छोटा अमाउंट है और आपने अगर अपने फाइनेंसेस को ठीक से मैनेज नहीं किया और पेमेंट अगर नहीं किया तो ये चार्जेस जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि हम इन चार्जेस को समझें। और क्रेडिट कार्ड के बारे में हमेशा कहा जाता है कि उसको अगर आप ठीक तरीके से यूज करें तो वो आपको मदद करता है कि अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाएं, बट अगर ठीक से नहीं करें तो वो पहला स्टेप होता है, कहीं ना कहीं आप डेट ट्रैप में फंसेंगे। तो आई थिंक ये चार्जेस हैं, थोड़े हैवी जरूर हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉम्प्ट भी करेंगे कि आप सही फाइनेंशियल बिहेवियर रखें। एक चीज जो देखने में आ रही है वो है लेट पेमेंट को लेकर इन्होंने अपने चार्जेस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। और शुरुआत यहां पर 100 से 500 रुपए के बिल से ही हो रही है, जहां पर आपका जो लेट पेमेंट का फाइन है वो 100 रुपए है। अगर आप 500 से 1000 के बीच की पेमेंट कर रहे हैं तो आपका जो फाइन है वो 500 रुपए है। 5000 से 10,000 के बीच का आपका बिल है 750 रुपए आपकी लेट पेमेंट को लेकर फाइन है। 10,000 से 25,000 का तक का बिल है, और इसे चुकाने में अगर आप देरी कर देते हैं तो लगभग 900 रुपए लेट होगा, लेट पेमेंट की चार्ज लगेगी। 25,000 से 50,000 तक का अगर आपका बिल का अमाउंट है, इसको चुकाने में आप देरी कर देते हैं तो लगभग 1,000 रुपए आपको चुकाना होगा लेट पेमेंट फीस के तौर पे। 50,000 से ज्यादा के बिल पर अगर आप पेमेंट लेट करते हैं तो आपको 1,200 रुपए जो है लेट पेमेंट चार्ज के तौर पे चुकाना होगा। इन तमाम चार्जेस को देखते हुए अर्णव जी, क्या आपको लगता है कि बाकी दूसरे बैंक भी अपने क्रेडिट कार्ड पर इस तरह की चार्जेस या ट्रांजैक्शन फीस लागू करेंगे? देखिए, आप अगर कोई भी बैंक देखें तो उसमें लेट पेमेंट फीस तो होती ही है। और लेट पेमेंट फीस क्या होती है? लेट पेमेंट फीस वो ये है कि आपका जो बिल का ड्यू डेट है, अगर आप ड्यू डेट के पहले नहीं भरते अपना बिल पार्ट या फुल, तो अगर आपने कुछ भी नहीं भरा है ड्यू डेट तक, तो आपको ये लेट पेमेंट लग जाता है।
अब मान लीजिए कि आपने ड्यू डेट के बाद भरा और फुल अमाउंट भरा, फिर भी आपको ये लेट पेमेंट फीस तो लगी जाएगी। और अगर आपने लेट पेमेंट किया और फुल नहीं भरा तो आपको लेट पेमेंट फीस भी लगती है और फिर जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो भी उस पर शुरू हो जाता है। तो हर एक बैंक इस प्रकार का लेट पेमेंट फीस तो लगाती ही, लेकिन अच्छी बात ये है फॉर अ क्रेडिट कार्ड होल्डर कि अगर वो चाहे तो ये सभी से वो बच सकते हैं। और वो कैसे कि वो एक डिसिप्लिन्ड बिहेवियर के साथ, क्योंकि लेट पेमेंट फीस कब लगती है? जब आप ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करते। तो आपको एज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन यही करना है कि ऐसा नहीं है कि ड्यू डेट के एंड तक आप इसका इंतजार करें। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पहले ही आप इसका पेमेंट कर सकते हैं और आप इसी प्रकार से या तो ऑनलाइन पेमेंट कर दें या इस प्रकार का पेमेंट करें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने मान लीजिए कई बार क्या होता है कि चेक डिपॉजिट किया है लेकिन बैंक हॉलीडेज आने के लिए आपका पेमेंट एक्चुअली क्रेडिट नहीं हुआ या कोई और प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसा प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं और थोड़ा जल्दी से ही पेमेंट करते हैं तो आपको ये पेमेंट फीस लगेगी ही नहीं। तो ये आपके हाथ में है और एज अ क्रेडिट कार्ड होल्डर आपको ये सभी प्रकार के चार्जेस को अवॉइड करने के लिए डिसिप्लिन बिहेवियर पर ध्यान ज्यादा देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला मुद्दा लेते हैं चर्चा का, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लास्ट मिनट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की जद्दोजहद से बचना चाहते हैं तो आज मनी मंत्रा आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स बताएगा जिनमें निवेश करके न सिर्फ आप मुनाफा कमा पाएंगे बल्कि आप अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न की भी उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के तहत इन निवेश विकल्पों को आप अलाइन कर ले तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके आर्थिक लक्ष्य को अचीव करने में, उसे पाने में ये तमाम इन्वेस्टमेंट विकल्प, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपकी सहायता भी करें, भले ही ये आपने टैक्स बचाने के लिए ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हो। तो कुछ विकल्प हमने चुने हुए हैं और इसमें सबसे पहले नंबर पर हेमंत जी ELSS आती हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, और हमने कुछ 6 स्कीम्स भी निकाल के हम स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं जहां पे हम 3 और 5 साल की परफॉर्मेंसेस भी बता रहे हैं, जहां मेरे एसेट टैक्स सेवर सबसे पहले पायदान पर है। 5 साल का रिटर्न अगर हम देखें लगभग 24% का है। कैनरा रेबेको इक्विटी टैक्स सेवर है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, DSP टैक्स सेवर, IDFC टैक्स एडवांटेज, ये तमाम फंड्स हमने चुने हैं जो अपनी कैटेगरी में फिलहाल बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। कैटेगरी का एवरेज अगर हम देखें तो 5 साल में लगभग 17.73% का है। रिटर्न के लिहाज से तो इन तमाम स्कीम्स ने कैटेगरी को बीट किया है, लेकिन जब भी आप ELSS अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो ये समझें कि 3 साल का लॉक इन होता है। SIP के जरिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप हर एक SIP को 3 साल पूरा होने दें। हेमंत जी, ELSS टैक्स सेविंग ऑप्शन आपके नजर में कैसा है? देखिए कविता, ELSS की बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की। देखिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है उसको अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने देखा काफी बार इन्वेस्टर जो है वो काफी समय तक इंतजार करते हैं और साल के जो एकदम फैग एंड में आखिर में जाके जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलती है वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि इक्विटी ऑप्शन में जाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास इक्विटी के भी ऑप्शन हैं, आपके पास डेट के भी ऑप्शन हैं। क्योंकि आप इसको अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो आपके लिए डिसाइड करना जरा मुश्किल होता है कि किस तरह की एसेट एलोकेशन विद इन टैक्स सेविंग में हो। तो मैं चाहूंगा कि सब निवेशक जो है जो टैक्स के लिए बचाना चाहते हैं उसको अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाएं और जो भी इन्वेस्टमेंट है अगर आपको लगता है लॉन्ग टर्म में एलोकेट करना है तो वो भी करके आप अपने इसको अलाइन कर सकते हो। जहां तक ELSS की बात है, मुझे लगता है देखिए ELSS में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है किसी को टैक्स बचाने के लिए। एक तो यहाँ पे क्या है कि सबसे कम लॉक इन पीरियड है, 3 साल का लॉक इन पीरियड है। दूसरी बात, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इक्विटी का बनाएं। तो अगर आप मान लीजिए एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और चाहते हैं कि आप इक्विटी को देखें कि किस तरह से वो बिहेव करती है, किस तरह से परफॉर्म करती है, तो मुझे लगता है ELSS सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि एक तरफ आपको टैक्स सेविंग मिल रही है, दूसरी तरफ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। दूसरी बात, अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं और जैसा मैंने कहा अपनी
इन्वेस्टमेंट को अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं, तो मान लीजिए आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको भी एलएसएस इन्वेस्टमेंट के अलाइन करके आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है एटलीस्ट 80% जो है इक्विटी में होती है। तो इक्विटी का मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी होगी, इसीलिए अगर आप यहाँ पे भी अगर आप साल के शुरुआत से प्लान करके इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करके फिर उसकी जो एवरेजिंग का फायदा कर सकते हैं। जो वॉलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट पोर्टफोलियो पे आता है वो काफी कम हो जाता है। तो मुझे लगता है एलएसएस एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और हर इन्वेस्टर को डेफिनेटली अगर उनके पास स्कोप है जो मैंडेटरी सेविंग्स करने के बाद, तो डेफिनेटली एलएसएस को कंसिडर करना चाहिए। अगला विकल्प हमने चुना है एनपीएस का, नेशनल पेंशन सिस्टम का, क्योंकि एटीसी के तहत आपको 1.5 लाख तो छूट मिलती ही है। उसके अलावा आपको एटीसीसीडी 1B के तहत अतिरिक्त 50,000 की भी छूट मिलती है। केवल छूट के लिहाज से बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन आपको इसके विड्रॉल नियमों को जानना बहुत जरूरी है, और ये भी जानना जरूरी है कि पैसे 60 साल तक का लॉक इन है, क्योंकि रिटायरमेंट का निवेश विकल्प है ये, तो इसीलिए बेहतर होता है कि आप इसमें से पैसे बीच में ना निकालें। लेकिन कुछ एनपीएस की स्कीम के परफॉर्मेंसेस भी हम आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, जहां पर तमाम तरह की स्कीम्स का 3 और 5 साल का परफॉर्मेंस आपको बता रहे हैं। इक्विटी फंड ने जहां पे 16.82% 5 साल में रिटर्न दिया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ने लगभग 8.5%, गिल्ड फंड ने 8.25% और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने लगभग 7.25% के आसपास का रिटर्न दिया है। अर्नब जी, रिटर्न्स के लिहाज से तो इतने इंप्रेसिव नहीं है एनपीएस को अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह देखें तो, लेकिन फिर भी लोगों में इसका रुझान बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों से। बहुत जरूरी है ये समझना कि आपकी स्कीम ऑफ चॉइसेस क्या है। केवल इन्वेस्टमेंट में आपको टैक्स छूट मिल रही है, इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करें, ये शायद सही रणनीति नहीं होगी। रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट विकल्प है, तो उस लक्ष्य से तो आपको इसको जोड़ना ही होगा, लेकिन इसके अलावा किस तरह के निवेशक को आप किस तरह की स्कीम का चुनाव करने की सलाह देंगे, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। उसको अगर आप सही कर गए तो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट का लक्ष्य अचीव कर पाना आपके लिए काफी आसान होगा। एनपीएस जो है वो एक ऐसा विकल्प है जो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको एक साथ अचीव करने की क्षमता वो रखता है, क्योंकि एनपीएस एक माध्यम से रिटायरमेंट का एक ऑप्शन है, इसके साथ आपको टैक्स सेविंग भी होती है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो 50,000 का एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन है वो किसी और ऑप्शन में नहीं है। लेकिन सिर्फ एक इन्वेस्टर को टैक्स बेनिफिट के लिए एनपीएस में जाना सही नहीं होगा, क्योंकि टैक्स के साथ उनको ये भी देखना है कि उनके पूरे रिटायरमेंट प्लान में एनपीएस किस प्रकार की जगह बनाता है और क्या उसका रोल है। क्योंकि जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करें तो आप सिर्फ एक या दो इंस्ट्रूमेंट पर निर्भर ना रहे, लेकिन थोड़े मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप यूज करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में डेट इक्विटी सभी का एक अच्छा मिश्रण होना चाहिए। तो दूसरी बात यह भी है कि एनपीएस में जब आप जाते हो तो क्योंकि ये एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, तो वहां पर एक 60 इयर्स तक अकाउंट में एक लॉक इन जैसा आ जाता है, तो आप वो पैसे को एक्सेस नहीं कर सकते। ये एक चीज भी ध्यान रखनी है। और तीसरी बात ये भी है कि जब आप उसमें से विड्रॉ करने जाते हो पोस्ट रिटायरमेंट, तब ऐसा नहीं है कि पूरी अमाउंट जो एक्यूमुलेट हो गई है वो आपको एक लमसम के तौर पे मिलेगी, क्योंकि सिर्फ 60% वहीं पे लमसम मिलेगा और 40% को आपको कंपल्सरी एक एन्युइटी यानी कि एक पेंशन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये सभी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो सिर्फ वही इन्वेस्टर जो अपने रिटायरमेंट गोल में एनपीएस के लिए उनके पास एक जगह है, वो उनको यहां पर निवेश करना चाहिए, और वही इन्वेस्टर जो इस प्रकार से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रख सके रिटायरमेंट के लिए और उसे एक्सेस न करना हो, वही इस प्रकार की फंड को देखे। दूसरी बात यह भी है कि अगर आपके पास काफी सारा लंबा समय है तो फिर आपको ये भी देखना है कि आपके ओवरऑल रिटायरमेंट प्लानिंग के पोर्टफोलियो में किस प्रकार का मिक्सचर है, किस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स है, किस प्रकार की अलग डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, ताकि वो देख के आप एक एनपीएस पे एक डिसीजन ले सकें।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी तमाम निवेश विकल्पों पर हम बात करते हैं जो आज टैक्स सेविंग के लिहाज से हम इस शो पर लेकर आए हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और 50,000 तक के ब्याज के ऊपर आपको यहाँ पे टैक्स छूट मिलती है। फिलहाल ब्याज दर 7.4% की है। सीनियर सिटीजन के लिए ये टैक्स बचत का जो विकल्प है, हेमंत जी, आप कैसे देखते हैं? ये कविता, मुझे लगता है कि सबसे पहले हम समझ लें कि ये जो स्कीम है पर्टिकुलरली उन सीनियर सिटीजन के लिए जो चाहते हैं कि रेगुलर इनकम मिले, पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा रिस्क ना हो और एक गारंटेड रिटर्न मिले, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, जब आप रेगुलर रिटर्न की बात करते हैं, रेगुलर इनकम की बात करते हैं, तो उसमें एक ऐसा स्कीम ऑप्शन होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी आपको डिपेंडिंग ऑन आपको कितना पैसा चाहिए और दूसरे विकल्प भी आपको देखने। बट अगेन मुझे लगता है यहाँ पे क्योंकि ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है तो टैक्स सेविंग तो है ही, बट वो अगेन मुझे लगता है इंसिडेंटल है। बट अदरवाइज ये जो स्पेशली उन लोगों के लिए जो रेगुलर इनकम चाहते हैं उनके लिए ये काफी ऑप्शन अच्छी है। 15 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जॉइंटली अगर आप इन्वेस्ट करें तो 30 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें आपको रिटर्न जो इंटरेस्ट जो मिलता है रेगुलरली मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको रेगुलर इनकम चाहिए। ऑफकोर्स साथ में आपको एटीसी का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो वो एक एडेड एडवांटेज है। चलिए इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार रुक करेंगे सवालों की ओर। बने रहें।